चले भाई, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सर ऑफर जो है वो किसी काम के करने की, किसी काम से रोकने की होती है और सामने वाले बंदे से कंसेंट हासिल करने के लिए होती है। सर जो बंदा ऑफर करता है वो बंदा ऑफरर कहलाता है, जिसको ऑफर दी जाती है वो ऑफरी कहलाता है। फिर मैंने आपसे कहा था ऑफर की एक एक्सप्रेस ऑफर टाइप होती है, उसका मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है? वो ऑफर जो इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो कि एक्शन से, कंडक्ट ऑफ द पार्टी से या अपीयरेंस से पता लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। फिर हमारे पास एक ऑफर होती है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। इसका मतलब क्या है कि सर वो ऑफर जो कि किसी खास बंदे के लिए हो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। फिर है हमारे पास जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर का मतलब मैंने आपसे कहा था कि सर ये वो ऑफर होती है जो कि आपको परफॉर्मेंस से पहले क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, तो वो ऑफर आपके लिए, अदरवाइज वो ऑफर आपके लिए नहीं है। अदरवाइज तो वैसे तो वो ऑफर सबके लिए है, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर आपके लिए नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा जानी टाइम पे नहीं आएगा। फिर मैंने आपसे ये कहा, इसके बाद हमारे पास एक चीज है कि जिसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। सर काउंटर ऑफर का मतलब क्या है कि सर जो ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब काउंटर ऑफर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई चेंज आएगा सर, चाहे वो प्राइस में, चाहे वो प्रोडक्ट में, चाहे वो मीडियम में, किसी भी चीज में, सर वो हमारा क्या कहलाएगा? काउंटर ऑफर। फिर मैंने आपसे कहा एक चीज है जिसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर, यानी दोनों पार्टीज अननोन हो एक दूसरे के ऑफर के बारे में और दोनों पार्टीज की तरफ से सेम टाइम पे सेम सब्जेक्ट के बारे में क्या की गई हो? ऑफर की गई हो। इसका मतलब किसी एक पार्टी को पहले या तो एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा या रिजेक्शन देना पड़ेगा। याद आ गया? फिर मैंने आपसे कहा था एक होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की ऑफर है, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। फिर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि सर ऑफर जो है वो बन तो गई, ऑफर खत्म भी तो होती होगी। तो ऑफर खत्म कैसे होती है? पहली बात हमने आपको बताई सर, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है कि सर जहां पर जो ऑफरर है वो अपनी ही दी हुई ऑफर को सामने वाले बंदे की एक्सेप्टेंस से पहले क्या कर ले? वापस ले ले। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सर रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर। रिजेक्ट हमेशा सामने वाला बंदा करता है, यानी कि ऑफर ही रिजेक्ट कर रहा होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था सर काउंटर ऑफर इटसेल्फ टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर है। यस और नो? और क्या बताया था? अच्छा हाँ, अभी सवाल। अच्छा देखो, जब हम रिवाइज कर लेंगे ना उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपका कोई सवाल। आपको टेंशन लेनी ही नहीं, तो आपके सवाल की बारी आने वाली है। जी भाई। क्रॉस ऑफर जो है इसमें एक दो बंदे एक साथ एक ऑफर दे रहे हैं ना, तो ऑफर एक कंसीडर होगी या दो ही अलग-अलग इंडिपेंडेंट ऑफर्स होंगे? एक ही कंसीडर हो रही है ना, मतलब यहाँ तो ऑफर उसकी तरफ से भी है, ऑफर इसकी तरफ से भी है, यहां से भी ऑफर है, यहां से भी ऑफर है। इसका मतलब सर मेरे लिए तो अब तक वो ऑफर है, यहां से देखूं तब भी ऑफर है, यहां से देखूं कोर्ट के लिए, लॉ के लिए तब भी ऑफर है। अब ये पता कैसे लगेगा कि ऑफर एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई? जो पहले एक्सेप्ट करेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, जो रिजेक्ट करेगा तो कुछ भी नहीं बन जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगी। दोनों की कलेक्टिवली मिला के दो नहीं, इसकी तरफ से भी ऑफर है, इसकी तरफ से भी ऑफर है, ये दोनों की तरफ से ऑफर है। ठीक है, कलेक्टिवली इसको वन कंसीडर नहीं करना, आपने इसको दोनों तरफ से एक्चुअली ऑफर ही कंसीडर करना है कि यहां से भी आने वाली ऑफर, यहां से भी आने वाली ऑफर। आ रही है बात समझ? जी सर ये गाड़ी की ऑफर है, मतलब वो बोल रहा है मैं बाय करना चाहता हूं, बोल रहा है मैं सेल। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये गाड़ी की बात करते, वो बाइक की बात करते, तो फिर ये काउंटर ऑफर है। हाँ नहीं, फिर ये क्रॉस ऑफर नहीं है, फिर ये क्रॉस ऑफर नहीं है, ये काउंटर ऑफर भी नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूं और आप क्या कह रहे हैं? यार कार नहीं, मुझे गाड़ी बेच दो, ओ बाइक बेच दो इतने में, या 4 बाइक्स बेच दो मुझे इतने में। इसका मतलब अब ये काउंटर ऑफर हो जाएगी। ठीक है भाई, डन? और कोई सवाल नहीं है? अब तक मैं बता रहा था, अब से मैं आपसे पूछूंगा, मैं बताऊंगा नहीं आपसे। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो सर मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, अभी तो आपको मजे लगे हुए ना, बोला यही आता है, पढ़ाता है, यही बोलता है, यही समझाता है, यही फिर रिपीट कराता है, यही सवाल खुद ही पूछता है, खुद ही जवाब भी देता है, तो सर हमारे तो मजे। अब वो मजे खत्म। सही है, मतलब अब अलाइनमेंट हो गई ना, केमिस्ट्री मैच होने लग जाएगी तो फिर 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब सुने बेटा, देखो एक चीज है जिसे हम कहते हैं
डेथ ऑफ एन ऑफरर। आज की बातें बहुत जबरदस्त होने वाली हैं। डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। टर्मिनेशन की इसमें पार्ट है ना? जी जी भाई, ये टर्मिनेशन का ही पार्ट है, टर्मिनेशन को ही कंटिन्यूटी में रखे हुए हम। चौथी बात है आज तीसरी टर्मिनेशन की। काउंटर ऑफर भी तो थी नहीं सर, ऑफर आपने उसी में लिखा है। टर्मिनेशन के ही अंदर, रिजेक्शन की आपने नहीं रिजेक्शन के अंदर नहीं है ना, काउंटर ऑफर टर्मिनेशन का पार्ट है, अच्छा अलग सर। टर्मिनेशन का पार्ट है। तो ये हमारी आज की चौथी बात, टोटल चौथी बात, आज की पहली। अब जरा सुनिएगा, सर मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा मेरे पास कार है और मैं आपको कार बेचना चाहता हूं। मिस्टर ए ने ये ऑफर की और मिस्टर ए खुशी से पागल हो गए, मर गया। मतलब होता है ना, कुछ लोगों को आप प्रपोजल देते हैं और प्रपोजल देने की इतनी खुशी होती है कि आप खुशी से पागल हो गए। मौत भी वाकई हो सकती है, ये पागल हो जाए हैं? पागल हो गए, मौत भी वाकई हो सकती है। अब सर ये बंदे की हो गई डेथ, बंदा मर गया, सही है। अब सर जब बंदा मर गया, ए की तरफ से बी को अब तक क्या की गई थी, ऑफर। क्या बी की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस आई थी? नहीं। सर क्या ये ऑफर रहेगी ए वाली या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि बंदे की डेथ हो गई। सर बंदे की डेथ नहीं हुई, सर बंदा पागल हो गया है, लेकिन बी ने अब तक एक्सेप्टेंस नहीं दी। क्या सर ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक्सीलेंट, यहां तक तो कोई मसला नहीं था। अब अच्छा, ये टर्मिनेशन ऑफ ऑफर के अलग से जाके बता रहा हूं, आप अलग से। हुआ ऐसा, ए ने बी को ऑफर की, ए ने बी को ऑफर की, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। बी भैया ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उफ, अब मर गया, अब ये मर गया। ऑफर हो गई। अब कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब जरा सोचते हैं, सर अब क्या होगा? एक्सेप्टेंस हो गई, यानी ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया, इनके बीच में क्या बन गया? प्रॉमिस। ऐसा ही है ना, इनके बीच में प्रॉमिस बन गया। सर जब इनके बीच में प्रॉमिस बन जाएगा, अब हम क्या करेंगे? सर अब दो बातें क्रिएट होंगी कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? लवाहिकीन, ठीक है, लवाहिकीन, उनमें से कोई परफॉर्म करेगा। अब दो बातें हैं सर, वो दो बातें कौन सी हैं? कि या तो ये कॉन्ट्रैक्ट जनरल नेचर का केस होगा, या ये स्पेशल नेचर का केस होगा। अब सर ये जर्नल नेचर या स्पेशल नेचर के केस में फर्क क्या है हमारे पास? सर जर्नल नेचर का मतलब यह है कि सर कोई भी बंदा आपके मरने के बाद वो काम परफॉर्म कर सकता है। यानी कि सर कार ही भिजवानी थी ना, तो अगर ए नहीं भिजवा पाया तो भिजवा कौन देगा? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर दही भिजवानी थी, ए नहीं भिजवा पाया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भिजवा देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं तो इसे हम कहते हैं जर्नल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। मरने के बाद कौन परफॉर्म कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। टीचिंग,
हाँ, जैसे कि सर टीचिंग, अब फर्ज करें कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरे मरने के बाद मेरा भाई, मेरे अब्बा, मेरी बहन पढ़ाने आ सकती हैं? पढ़ा सकती है किसी को? नहीं पढ़ा सकती। इसका मतलब कि सर घर के अंदर एक लॉयर है, बाकी किसी को लॉ का नहीं पता, इसका मतलब वो नहीं पढ़ा सकते। यहां पे क्या इन्वॉल्व है? स्किल्स इन्वॉल्व है। इसी तरह सर एक डॉक्टर है, वो कहता है कि आपका ऑपरेशन मैं कर दूंगा, डॉक्टर भैया चल बसे। अब अगर डॉक्टर भैया चल बसे तो अब करेगा कौन वो ऑपरेशन? क्या उसके मामू, नाना, दादा, दादी, नाना, नानी ये लोग करेंगे ऑपरेशन? नहीं सर, ये लोग भी नहीं कर सकते। क्या है यार? अबे भाई, कैसे ये जन्नत में पैदा हुए बच्चे हैं? तुम लोग कौन हो? बोले लाइब्रेरी में बैठते हुए टाइम नहीं पता लगता यार। अबे हमें चुभता था टाइम यार, अजीब होती थी यार मेरी तबीयत लाइब्रेरी में। मैं देखता ही घड़ी को था यार, पता नहीं तेरी घड़ी छोड़ के सब कुछ देखता हूं। ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। इंसान बन जा बेटा, पेपर निकालना है ना, अल्लाह अल्लाह का रिजल्ट भी आने वाला होगा अभी। अब भाई, अब तो इसका मतलब सर जहां पे स्किल्स इन्वॉल्व होंगी और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ हो कि सर ये स्पेसिफिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेसिफिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ए ने कहा बी से कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बी ने बोला आपसे शादी कौन नहीं करना चाहे? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप। एक्सेप्टेंस दे दी। ये इतना खुश हुआ, मर गया। पागल कर दिया यार आपकी इस बात ने। अब क्या होगा यार? अब होगा ये कि क्या सर बी के साथ यहां पर कोई और बंदा भी बैठा हुआ है, सी, ये क्या बोल रहा है? मुझसे कर लो ना, मेरे में क्या मसला है, मैं भी तो इंजीनियर हूं, MBA हूं, BBA। इसका मतलब भैया मैंने भी तो ये सब किया, मुझसे कर लो। इसका मतलब कि सर यहां पर स्पेशल नेचर का केस है, या तो स्किल्स इन्वॉल्व होंगी या नेचर स्पेशलाइज्ड होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की, या स्पेसिफिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ? तो समझने की बात क्या थी, इसको पूरी चीज को एक समराइज वर्जन में सुन लें। मैंने आपसे ये कहा कि सर अगर किसी बंदे ने ऑफर की और ऑफर करने के बाद वो बंदा मर गया तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ए ने ऑफर की और बी को मिल गई, बी ने एक्सेप्ट कर ली उस ऑफर को। जब बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा सर, अब क्या होगा? सर अब दो बातें कौन सी? कि हम ये देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जर्नल नेचर केस का है या स्पेशल नेचर केस का है। अगर जर्नल नेचर केस का है तो सर इसका मतलब कोई भी बंदा परफॉर्म कर सकता है। अगर स्पेशल नेचर के केस का है, इसका मतलब सर कोई भी दूसरा बंदा अब उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ? नहीं कर सकता, ऑफर टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। ऑफर तो हो गई थी ना, ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये तो रिवोक हो गई, लेकिन अगर यही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एक और ऑफिशियल बंदा हायर कर दे जो कॉन्ट्रैक्ट को वो कर दे, मतलब जैसे स्पेसिफाइड स्किल्स हो, ये डिपेंड करता है भैया। फर्ज करो आतिफ असलम से ही गाना गवाना है, अब क्या करें? आतिफ असलम भाई चले गए, चल बसे, अब क्या करें? अब कोई बोले इसका नाम भी आतिफ असलम है, इसके पापा ने अपना नाम ही बदल दिया, इसका नाम तो आतिफ था, इसके पापा ने अपना नाम असलम कर दिया, अब ये भी बन गया आतिफ असलम, इससे करवा। या कोई ऐसे स्पेशलाइज बंदा हमने ये लेकर आया, बोला इससे करवा, चाहत फतेह अली खान को लेकर आ गए। इसका मतलब भैया हमारे को वो ही चाहिए, उस जैसा भी नहीं चाहिए। होता है ना अक्सर बेशर, आप कभी कभी घर वाले कितना भी आपको बोल रहे बेटा तेरी उससे करा दें, आप क्या बोलते हो? नहीं मम्मी वो ही चाहिए, उसके जैसा भी नहीं। जी भाई, डील है, एक्सेप्टेंस कर ले, हो जाए एक्सेप्टेंस, उसके बाद जो है उसकी डेट हो जाए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव मना कर दे,
क्या? हम प्रोसीड नहीं करेंगे जो वेरी गुड, कोर्ट फैसला करता है, कोर्ट आपके लिए ये काम करके देगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना चीजें, ये आप समझ लें कोर्ट बता रहा है आपको, ये आपको लॉ बता रहा है, ठीक है? ये वाली बात लिख लीजिएगा। जैसे इवन एग्जांपल आपने दी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर गाड़ी का एग्रीमेंट हुआ तो पैसे भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से इसके रिसीव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वरना कवर के अंदर थोड़ी डाल के आएंगे मरने वाले की। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ मजे की, रुक जाएं फिर आपको बताता हूँ, पहले ये लिख लें अपने पास, नोट करें। एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब अब आपको कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बदले में कोई चीज देना या लेना, ठीक है? यही पूछ रहे हो, लिख लो अपने पास। अभी तो मैं बताऊंगा, बच्चों को कुछ भी कंफ्यूज नहीं कर। मेरी भी मिक्स हो रहा है, शुरू की 2 क्लासें ली थी, पहले वाले में फिर बीच की कुछ ली थी, अब आपसी शुरू से आ गया लेकिन मामला चल और इसमें भी आया भी 4 क्लासों के बाद। सर वो बड़ा उन्होंने मना किया। किन्होंने? अम्मी। क्यों? कौन सी? क्यों? अम्मी या मम्मी? मम्मी। मम्मी। किसकी? अम्मी और मम्मी में यही भाई को देख क्या शेर शायरी कर रहा है यार। दोबारा हो जाए वैसे। बोलते ना कि ना मिसाल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, जिस हाल में याद रखे बस वो हाल अच्छा है। वाह वाह, नहीं ये अच्छा है, इसका मतलब भी अच्छा है इसका। वो तशरीह भी करो। मिसाल और फिराक कहते हैं किसी चीज का तबाह हो जाना या किसी चीज में अलग हो जाना, खत्म हो जाना। तो ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन जिस हाल में आपका जो the one whom you are loving और whom you are really obsessed with someone, तो जिस हाल में वो रख रहा है it's okay to go। हाँ, जैसे वो रखे वैसे रहेंगे यार, मतलब कोई जरूरी थोड़ी। Yourself with that person। सर अभी वो ड्रामा चल रहा है ना, कभी मैं कभी तुम आए। ये मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, मैं गोपी बहू वाले ड्रामे देखता हूँ, कुमकुम वाले, तुलसी वाले, टॉप्स है, उस जमाने में टाइम मिल रहा था ना। अच्छा जी, अब आप ना फिर यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने ये लिख लिया हो तो आप यहाँ पे देखिएगा। सर अगर ऐसा हो जाए डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरी, भाई अगर ऑफरी की डेथ हो जाए तो क्या करेंगे? खत्म बात। अब जरा सुने, वही बातें रिपीट होंगी, यहाँ देखना प्लीज, मैं मिटाऊंगा नहीं, आप यहाँ पे देखिएगा। ए ने बी को ऑफर किया, बी भैया चल बसे। अब सर होगा क्या? अब होगा ये मेरे भाई कि ऑफर रही, खत्म हो गई। ए ने बी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया और अब बी भैया चल बसे। अब क्या करेंगे? अब दोनों केस हैं। अब 2 बातें कि या तो ये कॉन्ट्रैक्ट जर्नल नेचर का है या स्पेशल नेचर का है। अरे बस बातें वही होंगी। सर अब एक आपको अलग सी एक बात बता देता हूं। फर्ज करें सर पैसा आ गया, इनहेरिटेंस का बहुत सारा, विरसे का, किसी के मरने पे बहुत सारा पैसा आ गया। सर वो पैसे का क्या करें? बांट दें, नियाज करवा दें, स्वयं करवा दें, बच्चों के वलीमे करवाएं, क्या करवाएं? सर समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब जरा समझ लें सर, लेकिन कोई बंदा आया और उधार मांगने के लिए आ गया, इतना जितना रखवा के भी नहीं गए, अब क्या करें सर? अभी तो वो तो पैसा रखने में तो मजा आ रहा था, अब तो हमारी हालत खराब हो गई है ना? अब जरा समझते हैं।
एक बच्चा बहुत रो रहा था, कोई आया दरवाजे में, घंटी बजी, बोला जी, बच्चे ने बोला रोते हुए, जी अंकल। अंकल ने बोला बेटा रो क्यों रहे हो? बोला अंकल नाना मर गए हमारे। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला बेटा नहीं रो नहीं बेटा, रो नहीं, कोई बात नहीं, सबने जाना है, लेकिन बेटा मैं पैसे देने आया था तुम्हारे नाना को, तुम्हारे नाना 2 अरब रुपए छोड़ के गए। आपने बोला अच्छा? आपने बोला अंकल ढोल वाले नहीं लाए साहब, खुशी का मामला है, आप ऐसे ही आ गए। अब भाई वो बंदा 2 अरब रुपए दिए, ढोल वालों को बुलाया, बोला नाना को भिजवाओ, 2 अरब की सेटिंग करो, पैसे उड़ा रहा मैयत में। अब मुस्कुरा रहा है, नाच रहा है, फिर घंटी बजी, नाचता हुआ दरवाजे पे गया, झूमता हुआ दरवाजे पे पहुंच गया। जो दरवाजे पे गया तो एक बंदा आया, बोला बेटा इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोला आपको क्या मसला है? बोला बेटा तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था कि आके 3 अरब रुपए आज के दिन ले जाना। अब वो बंदा बोला क्या बात कर रहे हैं, फिर से रोना स्टार्ट हो गया। तो अचानक से अब आप सोचें, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बंदे की टोटल प्रॉपर्टी 2 अरब रुपए हो और उधार मांगने वाले 3 अरब रुपए वाले आ जाएं। तो इसका मतलब सर अब नस्ल दर नस्ल कर्ज में रहेगी एक मरने वाले की वजह से। तो कोर्ट यहाँ पे करता क्या है? कोर्ट यहाँ पे करता है कि जितना वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है सिर्फ उतना ही पैसा आप रिकवर कर सकते हो, उससे ज्यादा का अमाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते। सर आप बार बार प्रॉपर्टी वर्ड यूज कर रहे हो, क्या इसके अलावा कोई दूसरे एसेट्स नहीं होते? कैश और सारी चीजें। प्रॉपर्टी का मतलब ऑल एसेट्स है लॉ में, तमाम एसेट्स का मतलब आपकी प्रॉपर्टी है। तो यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब ये जमीन बिल्डिंग ये सब नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब आपका कैश, हमारा रिसीवेबल, सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि रिसीवेबल भी क्या है सर? रिसीवेबल भी एसेट है। तो हर एसेट को मैं नाम क्या लूंगा? प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ। चलो लिखो सर एक चीज। हाँ भाई सर ये आपने बोला कि प्रॉपर्टी वही वाली होगी जो उस बंदे के नाम पे हो, जो उसकी होगी, जो उसके पास से बटेगी। सर अब ऐसा भी होता है, एक बंदा है उसकी प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो बात होता है किसी और के नाम पे, जैसे अपने किसी भाई वगैरह के नाम पे रख देता है, ये वो उसकी होनी चाहिए, उसके नाम में उसकी होनी चाहिए ना, जाहिर है। जब भी तो, वरना भाई क्या बोलेगा आप, भाई मेरे नाम की मैं क्यों बांटूं? नहीं, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे रखवाई है। नाम पे भले कानून एविडेंसेस को मानता है। फिर अगर कोई एविडेंस ऐसा दे दिया जाएगा, हाँ फिर मान जाएगा। कानून एविडेंसेस को मानता है। इसी वजह से आप देखें कि सर झूठों को सजा नहीं हो रही होती, सच्चों को सजा हो जाती है। इसका मतलब कानून कैसे करता है? ये एविडेंसेस की बुनियाद पे। इसका मतलब कानून चोर नहीं है, कानून में मसला नहीं है, कानून बनाने वालों में मसला नहीं है। कानून जो इंटरप्रेट किया गया है, जज उस बेस के ऊपर अपनी जजमेंट देता है। हाँ, आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए हर चीज का, हर बात का। यार फेलियर टू फुलफिल कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन का मतलब सर कोई भी शराइत, कोई भी चीज। अब मैंने आपसे ऑफर करते वक्त कुछ शर्तें रखी होंगी, कुछ चीजें आपको बताई होंगी, कुछ टर्म्स आपको बताई होंगी, कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई होंगी। सर ये जो हमारी तरफ से कुछ शराइत होंगी, ए ने बी से कहा कि आप मुझे ऑफर, ए बी को ऑफर कर रहा है और ऑफर करते वक्त कह रहा है कि आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल के थ्रू भेजिएगा, ईमेल और सीवी के साथ भेजिएगा। ईमेल पे भेजिएगा
अपनी सीवी के साथ। बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने सर इस बंदे को व्हाट्सएप के थ्रू अपनी सीवी भेज दी और मैसेंजर के थ्रू अपनी सीवी भेज दी, चिट्ठी लिख दी, लेटर लिख दिया। सही। हमने क्या बोला था, भेजना कैसे, ईमेल के थ्रू, लेकिन आपने भेजा कैसे, लेटर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मैसेंजर के थ्रू, आपने इस तरीके से भेज दिया। अब मुझे ये बताएं, क्या हमने आपको जो कंडीशन बताई, जो हमने आपको टर्म्स बताई, जो हमने आपको शराइत बताई, क्या वो टर्म्स आपने पूरी की या आपने वो टर्म्स पूरी नहीं की? अगर आपने वो टर्म्स पूरी नहीं की तो क्या ऑफर रहनी चाहिए या ऑफर खत्म हो जानी चाहिए? ऑफर खत्म हो जाएगी। यस और नो? इसका मतलब इसे हम कहते हैं फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, कि जो हमने कंडीशन ऑफर करते वक्त बताई थी, अगर आप एक्सेप्टेंस देते वक्त हमारी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकोगे तो वो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आई बात समझ? अपनी सारी एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेंगी इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी जब आप क्वालिफाई करेंगे ना, याद रखें, जो क्वालिफाई होने का मजा यंग एज में है ना, वो किसी एज में नहीं है। सीरियसली, मतलब आपको किस शख्स से आप ज्यादा इंस्पायर होते हैं, किसी यंग टीचर को देखकर या किसी एजेड टीचर को देखकर? मतलब एक होता है ना, आप किसी यंगस्टर को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये बंदा जिस एज में यहां पहुंचा है ना यार, मुझे यहां पे होना है इस एज में। तो आपको कोई बंदा इतना इंस्पायर क्यों करता है? अपनी एज की वजह से, यानी अर्ली एज में जो सक्सेस का मजा है ना, वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं जहां लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, मैं सारा दिन अपनी जवानी लाइब्रेरी में गुजारा करता था। ये तो आप लोगों के शशके हैं, हमें एसी चाहिए मुंह पर और एसी का विंग्स मेरी तरफ कर और ये कर। अबे हम गर्मियों में, मैं कसम खुदा की खा सकता हूँ, 5-5 घंटे उस वहां पे लाइट नहीं होती थी उस लाइब्रेरी में, तो हम वहां पे वो जो मॉर्टिन का वो क्या होता है, वो कॉइल जला के रखते थे अपने पास। हम अपनी वो लाइट्स लेके जाते थे, इमरजेंसी लाइट्स। हर किसी के पास इमरजेंसी लाइट्स होती थी अपनी। गर्मियां हो रही हैं, पसीने निकल रहे, हम पढ़ते थे। अच्छा सर, तो वहां क्यों जाते थे, मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते? भाई मेरे घर के करीब वो थी, मैं बिला वजह ट्रैवलिंग नहीं करना चाहता था कि मैं ट्रैवलिंग करूं, यहां से वहां भागूं, वहां से यहां भागूं। भाई सुकून था लाइफ में, पढ़ने के लिए असल बस मौका ढूंढना था उस वक्त। तो उस जमाने में हमारे पास, अच्छा मैं आपको बताऊं, वहां पर ना एक चौकीदार भी था। वो लाइब्रेरी 11 बजे बंद हो जाती थी। हमने उस चौकीदार से चाबी ली हुई थी कि आप हमें बता दो, हम जब रात को 2 बजे 2:30 बजे यहाँ से निकल रहे होंगे ना, तो हम ताला वाला खुद लगवा देंगे, आप टेंशन नहीं लो, आप सो जाना। और चाबी हम छप्पड़ में यहाँ पे रखेंगे, आप सुबह वहां से ले भी लेना, ताकि अगर हमें इनकेस अगर बाहर जाना है। अच्छा चाय वाई भी हम बना के लेके आते थे अपने लिए। मतलब इतने एहतमाम से। अब तो मजे हैं ना यार बच्चों के, अब तो कुछ भी नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है। तो वहां पर ना एक अंकल आया करते थे, वो अराउंड होंगे मेरे ख्याल से कोई 55, 57, 58 इस तरह की एज के होंगे। तो वो आते थे, वो पढ़ते रहते थे। तो अब हम वहां पे पुराने हो गए थे, अंकल भी पुराने, तो तफरी मजाक। अब तो मैं अंकल से पूछता था, मैं कहा अंकल अब क्यों पढ़ रहे हैं? तो अंकल ने बताया, बेटा यार अभी मेरी बेटी की शादी थी कोई 2 महीने पहले, और अजय उसकी कोई 2-3 बच्चे थे, दोनों तीनों की शादियां हो गई थी, वो नाना वाना भी बन गए थे, ऐसा मतलब सेटअप था उनका। लेकिन उस ये कि कोई 2 पेपर दे रहे थे। हाँ सीरियसली। अच्छा मैं आपको बताता हूं कि, तो मैं उनसे पूछता था अंकल क्यों आते हो, क्या करने आते हैं आप? कहते हैं मेरी जॉब बहुत अच्छी, मेरा सब कुछ बहुत सेट चल रहा है, मैं कोई और किताबें पढ़ूं, मेरी आदत हो गई है किताब पढ़ने की, मेरी दिल लगी हो गई है इस प्रोफेशन से। क्योंकि एक प्रोफेशन आप इतने बचपन में स्टार्ट करो, बोलो मैंने पिछले कोई 15-20 सालों से इस प्रोफेशन को उस तरह टाइम नहीं दिया, लेकिन मेरी इससे दिल लगी, एक अलग अटैचमेंट है। तो वो क्या करते थे, एक पान लाते थे, एक पान खाते थे, पौना घंटा पान खाते थे, फिर एक सिगरेट पीते थे, 1.25 घंटे के लिए आते थे, 1 से 1.25 घंटे के लिए। जितनी देर में ये 2 चीजें होती थी,
कहते थे पान का भी अलग सुरूर आता है, वरना घर में कोई ना कोई डिस्कशन करता है, बातें करता है, मजा नहीं आता पान का। तो बोलने मैं उतनी देर में किताब भी पढ़ता हूँ और जाके पेपर दे देता हूँ, निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो कोई नहीं निकला। अब आज अगर वो अंकल फर्ज करें क्वालिफाई कर भी गए, मैं आपको बात बता रहा हूं बैक इन 2014 या 13 की, आज अगर वो अंकल क्वालिफाई कर भी गए, क्या इनके बच्चे बहुत धमाल मारेंगे? क्या इनके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे? क्या इनकी मम्मी पापा बहुत खुश? अबे कोई भी खुश नहीं होगा आपकी कामयाबी से। हर चीज का मजा राइट टाइम पर है। अगर आप 12-14 साल बाद क्वालिफाई करते हैं, आप वो मजा एंजॉय ही नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या, आपकी उस कामयाबी से कोई और भी खुश नहीं होगा। आपको उन लोगों के लिए अर्ली कामयाब होना है जिन्होंने दुआएं मांगी हैं आपकी कामयाबी के लिए, जो पागल हुए फिर हैं आपकी कामयाबी के लिए कि यार हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। अबे पागलों की तरह दुनिया से दुआएं करवाते हैं, मेरा बच्चा सीए कर रहा है, दुआ करो ना, ये पास कर ले बस। और बच्चा अलग ही शशकों में लगा हुआ है, अलग ही मस्तियों में लगा हुआ है, अलग ही मजे चल रहे हैं उसके। और भाई उनके लिए कामयाब होना है जो आपको कामयाब देखना लिटरली हकीकतन चाहते हैं। आप कामयाब हो, आपको मजा पता लगेगा कि कामयाबी का मजा क्या होता है, सही एज में सही टाइम पर। मतलब आप सोचें, when I was 25 almost back in 2008 years back, 7 years back, जब मैं कॉलेज का प्रिंसिपल लगा। आप सोचें एक बंदा एक प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल बनके एक बहुत बड़े रिनॉन कॉलेज के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा लोग आ रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे, बोला वो प्रिंसिपल से मिलना है। मैंने बोला बैठा है ना, यकीन ही नहीं कर रहे। वजह क्या है कि लोग, अच्छा फिर जब मिलने फिर आपसे इंस्पायर हो जाते थे, बोला यार बेटा ऐसा बन ऐसा बन। ये तो हमारे घर वाले भी नहीं बोलते थे किसी को इसके जैसा बन है। मतलब यार देखो, इसका मतलब कि कितनी बड़ी बात होती है। वो कामयाबी फिर आपके घर वाले कैसे बता रहे होते हैं लोगों को, क्या वे मेरा बच्चा, चले मैं बोल दूंगा। वो जो मजा है ना कामयाबी का, वो सिर्फ अर्ली एज में है। उसके बाद आज अगर मेरे जैसा बंदा कोई और 10 साल बाद प्रिंसिपल लग भी गया तो कोई इंस्पायरिंग बात थोड़ी है। अगर और 15 साल बाद अगर सीए में पढ़ाने आता है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आ गया तो आ गया। मजा कब है? अर्ली एज में। हर कामयाबी का मजा अर्ली एज में है। अब कामयाबी सिर्फ ये थोड़ी है भाई आप क्वालिफाई करेंगे अर्ली, आप अर्ली शादी करेंगे, अर्ली बच्चे होंगे, अर्ली उनकी शादियां करेंगे। मतलब कामयाबी है ना यार ये सारी, जिसको शायद अभी आप कामयाबी नहीं मानते हैं, आप कामयाबी नहीं समझते, लेकिन ये सारी चीजें कामयाबी है यार। आपको मजा आता है, आपके साथ साथ आपके बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, आपको कैसा अलग ही मजा आएगा यार। मतलब हमें अच्छा लगता होगा ना, बोले यार चलो जल्दी जल्दी सब कुछ किया, जल्दी जल्दी शादी की, ये बच्चे भी यहाँ तक आ रहे, आप अलग। तो वो सारी चीजें आप एक प्लान कर लें अपनी लाइफ में कि नहीं यार बस 5 साल बहुत है यार लाइफ में, जल्दी जल्दी करना है, खत्म करना है जिंदगी भर ये किताबें इसको लेके नहीं बैठना। हाँ पढ़ना है तो कुछ और पढ़ेंगे, ये करके फिर कुछ और आगे बढ़ेंगे यार, और आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई स्टॉप नहीं करेंगे। तो आप अगर क्लास में टाइम पे नहीं आते, आप क्लास में बंक कर लेते हैं या ऑफ कर लेते हैं, या आप क्लास में आने की बजाय आप लिंक का इंतजार करते हैं, आप क्लास में आने की बजाय आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं और कहते हैं मुझे पता ही नहीं लगा टाइम कब हो गया यार। कम ऑन, आपको 15 मिनट पहले आके बैठना है टीचर से, आप ये देख सकें कि यार कल इस बंदे ने क्या करवाया था, इसको खामोश रहने देंगे, हम बताएंगे सब कुछ। तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज आपको कोई मजा नहीं आने वाला। आप एंजॉय नहीं करेंगे, आप सिर्फ वक्त गुजार रहे होंगे। और वक्त काटने के लिए हमने थोड़ी जिंदगी मांगी थी यार, अबे जीने के लिए मांगी थी, इसको जिए यार, हंसते खेलते हुए जीते हुए पढ़ ले, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इंशाल्लाह क्वालिफाई कर रहे हैं बहुत जल्दी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत दरकार होगी,
बस मैं उतनी मेहनत कर सकता हूं जितनी मैं आपके लिए समझता हूं कि यार ये मैं अपना मैक्सिमम दे सकता हूं, वो सब मैं करूंगा। लेकिन ऑब्वियस बात है कोई ना कोई चीज कुछ तो जिंदगी में बचा हुआ होगा ना जो मेरी तरफ से आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इनहेरेंट लिमिटेशंस होंगी। पेपर मैं नहीं दे सकता आपकी जगह, आपको पेपर के वक्त रिलैक्स मैं नहीं कर सकता, पहले कर सकता हूं सब कुछ, उसके बाद खत्म। ठीक है भाई, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फेलियर टू फुलफिल कंडीशंस पता लग गई हमें। इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई भी कंडीशन जो है उसको आपने क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा, कोई भी टर्म्स को आपने क्या करना होगा, पूरा करना होगा। इसके बाद फिर हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं लैप्स ऑफ टाइम। जी भाई, दी वाली ऑफर एक्सेप्ट भी होगी थी मेरा बेटा, कौन सी ये जी, इसके अंदर ऑफर एक्सेप्ट भी होगी लेकिन भी कोई मसला नहीं है, टर्मिनेट खत्म हो जाएगी ना भाई, जैसा हमने बताया वैसे आपने एक्सेप्ट ही नहीं की। फर्ज करो आपको नहीं समझ आया, मैंने आपसे कहा आप कराची हलीम वाले हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से दुबई। मैंने कराची हलीम वालों को बोला, मैंने कहा भाई एक काम करें, समझिए गए बात, मैंने भाई को बोला कराची हलीम वाले को, मैंने कहा 1 किलो हलीम भिजवा दें 3 जगह। भाई ने क्या किया, थैली में बांधी, और मैंने इनको ये भी बताया था कि देखो इसको प्रॉपर्ली पैक्ड करके टिन में दीजिएगा, मैं यहां से बाहर लेके जाना चाहता हूं। इन्होंने हलीम तो भिजवाई, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन थैली में बांधी और भिजवा दी। अब मेरा आपसे सवाल कराची हलीम वाले भाई, क्या मुझे आपकी इस एक्सेप्टेंस को कबूल कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये हलीम मेरे काम की है या नहीं है? नहीं है ना यार, इसका मतलब नहीं है ना यार, मतलब मैं वहां पे लेके नहीं जा सकता ना। अरे मुझे नहीं खानी यार, फर्ज करो वहां पे अपनी को कजन रहती है दूर की, पहले करीब की थी फिर दूर की हो गए, तो इसका मतलब अगर हमें उनके लिए लेके जानी है, उनको कराची हलीम पसंद, तो हम अगर वहां पर अगर उनके लिए लेकर जाएंगे तो कैसे लेकर जाएं यार, खराब हो जाएगी। आई बात समझ? अब जरा समझो लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है। लैप्स का मतलब होता है गुजर जाना। What does lapse means? गुजर जाना। किसका गुजर जाना? वक्त का गुजर जाना। अब सर 2 किस्म की बातें होंगी भाई, यहां देखना 2 किस्म की बातें क्या हैं सर। when time period is given, when time period is given, और दूसरा when time period is not given। सर या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। सर अगर टाइम पीरियड गिवन है, फर्ज करें ए ने बी से कहा कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कार बेचने की, कि मैं आपको 5 लाख रुपए में कार बेचूंगा, लेकिन याद रखो आपके पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 5 दिन है। सर अगर इस बंदे का मोबाइल फोन खराब हो जाए, ये बंदा कांटेक्ट ना कर पा रहा हो लेकिन कांटेक्ट करना चाहता हो, ये बंदा 6th डे पर अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तो क्या ये ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? ऑफर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि सर टाइम पीरियड गिवन था और आपने उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी मेरे भाई? खत्म हो जाएगी। जी पहले रेवोकेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमने ए ने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5 दिन का टाइम दिया, लेकिन 3 दिन में ऑफर खत्म कर दिया। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हुई। एक मिनट वो ऑफर की तरफ, हाँ एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड। तुम बताओ जरा भाई को। वो ऑफर की तरफ से था, ये ऑफर की तरफ। हां, जो ऑफर दिया था उसने पहले टाइम गुजरा नहीं था, अब टाइम गुजर गया है, खत्म हो गया है। मैंने आपको बोला था 5 दिन है, 5 दिन से पहले मैं तो खत्म कर सकता हूं, लेकिन 5 दिन के बाद कानून खुद खत्म कर देगा। आ रही है बात समझ? 5 दिन से पहले 1 दिन के बाद
मैं ऑफर अपनी ही रिवोक कर सकता हूं, 2 दिन के बाद मैं अपनी ऑफर रिवोक कर सकता हूं, 3 दिन के बाद मैं अपनी ही दी हुई ऑफर रिवोक कर सकता हूं, 4 दिन 5 दिन के वक्त भी मैं अपनी ऑफर रिवोक कर सकता हूं। लेकिन जब 5 दिन गुजर जाएंगे फिर मुझे कुछ भी नहीं करना, फिर कानून खुद ही खत्म कर देगा उस ऑफर को। आई बात समझ? लिखो शाबाश। पता नहीं यार मैं अपने ही आपको कैसे देखूं। लेकिन से कि जो रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर है और जो होंगे मेरे ख्याल से लैप्स ऑफ टाइम जो है वो रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर इट्स क्वाइट सिमिलर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ये कर लें, अगर इसने टाइम से पहले एक्सेप्टेंस कर ली तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, लेकिन अगर टाइम गुजर गया अब ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। समझेंगे नहीं? समझ गए? तुम्हारी तरफ से कोई सवाल नहीं आया? अच्छा, अब अपने पास लिखिएगा when time period is not given। दूसरी हेडिंग बता रहा हूं सर, जब टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, आपने कभी ये सुना है ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है? हाँ, हर जगह पे लगी हुई होती है ना। जैसे ये तो पेट्रोल पंप है, इस तरह से आपने देखा होगा जो जोंग और ये टेलीनॉर वाले जो होते हैं ये आपको बोलते हैं ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। अब महदूद मुद्दत कितनी? इसे हम कहते हैं रीजनेबल टाइम। हाँ, इसे हम कहते हैं रीजनेबल टाइम। क्या कहते हैं इसे हम? मतलब कि सर ये ऑफर एक रीजनेबल टाइम तक क्या है? वैलिड। ये ऑफर एक रीजनेबल टाइम पीरियड तक क्या रहेगी? ये ऑफर एक रीजनेबल टाइम पीरियड तक क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। अब सर ये रीजनेबल टाइम पीरियड कितना है? ये सर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सारी पार्टीज के लिए अलग अलग होगा। कोई ऑफर लगेगी तो मैं क्या चाहूंगा कि यार इसके अंदर रीजनेबल टाइम पीरियड ज्यादा होगा, वो क्या चाहेगा कि इसके अंदर रीजनेबल टाइम पीरियड कम होगा। तो सर रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, depends on product to product, depends on person to पर्सन। जहां पे कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन ना, तो सर फिर वहां पर एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको उस ऑफर को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रीजनेबल टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर, पर्सन टू पर्सन के ऊपर और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के ऊपर। क्या मतलब हम खुद से assumption ले लें? नहीं, अभी ये समझाता हूं ना, छोड़ूंगा थोड़ी। कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा बोलो सर मतलब आपने मेरे को मछली को पानी से निकाल दिया, अब मैं डूब रहा हूं और मैं अजीब सा हो रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं। नहीं, कभी नहीं तड़पने देंगे, आपको सब बताऊंगा। दोनों सिनेरियोस में टाइम आ गया। पहले सिनेरियो में पहले में तो टाइम दिया हुआ है, दूसरे में कोई टाइम मेंशन्ड ही नहीं है। रीजनेबल टाइम है तो किसमें रीजनेबल टाइम है तो रीजनेबल टाइम कितना होता है? कितना होता है रीजनेबल टाइम? लिमिटेड हो सकता है। कुछ कितना? कुछ भी नहीं अंदाजा लगा सकते। डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम, अभी मैं आपको समझाऊंगा ना, अभी समझ आएगा। 2 मिनट तो दो अगली। सही है? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। यहां देखो, पहले एग्जांपल लेते हैं सिचुएशन की। आप रोड पे जा रहे थे, ठीक है, और एक बंदा उसका एक्सीडेंट हो गया और आपको अम्मी ने भेजा था, बोले बेटा एक काम कर, जा बाहर दही, धनिया, पुदीना, चावल, मिर्चे, आलू, प्याज, टिंडे, टमाटर, ये सब ले आ। आपने बाइक पे लगाई 4 शॉपर यहाँ, 6 शॉपर यहाँ और आगे रखा चावल। आप जा रहे हैं, अचानक आपने देखा भाई एक बंदा गिरा हुआ पड़ा हुआ है, खून वून निकल रहा है। वहां आपको बोला भाई हॉस्पिटल ले जाओ।
आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आप ये बोल सकते हैं जानी खाली यहाँ से 8 मिनट का रास्ता है मेरे घर का, 8 मिनट के आने का, 2 मिनट मम्मी को ये सारा सामान दूंगा, पूरी 18 मिनट में तुम्हारे पास। क्या इस सिचुएशन में 18 मिनट है? इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या टाइम है? उसी वक्त बंदा उठा, उसको हॉस्पिटल पहुंचा, फिर जाके तू ये देके आ सकता है। इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड एक्चुअली आपका कॉमन सेंस है। या सुनो एक और जरा बात समझो। आपको आपके दोस्त का फोन आता है, बोला जानी सर में बहुत तकलीफ हो रही है यार। बोला अच्छा। बोला यार दवाई लेने जाना है। आपकी चल रही है क्लास, इसके बाद एक और क्लास है, इसके बाद एक और क्लास है। आप उसको दवाई दिलाने के लिए अभी जाएंगे सर के दर्द की वजह से, या आप क्लासेस लेने के बाद जाएंगे? क्यों? मर नहीं रहा। अबे मर थोड़ी रहा है यार, बंदा जिंदा रहेगा। और सर का दर्द ये यूनिवर्सल दर्द है। ये वो दर्द है जो हर किसी को, जिसको कोई दर्द नहीं मिला उसको भी ये वाला दर्द मिला है विरसे में। बोला हमें पूछते हैं, बोला विरसे में क्या मिला? हम बोलते सर का दर्द। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि एक सिचुएशन में आपके पास रीजनेबल टाइम पीरियड कम था और एक सिचुएशन में आपके पास रीजनेबल टाइम पीरियड ज्यादा हो गया। आती है बात समझ या नहीं? अब मेरा आपसे सवाल, आपको मसला था ना रीजनेबल टाइम में, अब आपसे सवाल। अच्छा चलो सबसे सवाल, सबसे सवाल। अब जरा समझे बात। मैंने आपसे ये कहा कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। आपने कहा ठीक है सर। आपने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया, मैंने बोला मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है और आपने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया है, अभी वो आपके काम की बात नहीं है। आगे 2 महीने के बाद वो आ जाएगी वो बात, तब आपको खुल के पूरे चैप्टर में वो वाली बात पता लगेगी। तो आपने अर्ली पूछ ली, मैंने आपसे क्या कहा? बता दूंगा। अब मेरे पास आपको ये बात बताने के लिए कितना टाइम पीरियड है? एग्जाम तक, मार्च तक, मार्च से पहले तक है, ऐसा ही है ना? अब फर्ज करो आ गया मार्च, आज है मंडे, कैप 4 का पेपर होता है ट्यूसडे को, कल आपका पेपर है। आपने मुझे सवाल पूछा सर ये बता दें, क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं बता दूंगा? इसका मतलब इस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या है सर? अभी के अभी, दैट इज रीजनेबल टाइम पीरियड। आपने कोई टाइम पीरियड मैंने मेंशन नहीं किया। और दूसरी सिचुएशन में सर टाइम पीरियड क्या है? दैट इज 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। आ रही है बात समझ? इसका मतलब कि सिचुएशन टू सिचुएशन रीजनेबल टाइम पीरियड क्या कर रहा होता है जानी? वेरी करता है। लिखो अपने पास, शाबाश। फिर मैं आगे की भी आपको मिसालें बताता हूं कुछ। आओ भाई, अब जरा सुनिए बात। तो इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड किस बात पे डिपेंड करता है भाई? बता। सिचुएशन टू सिचुएशन पे। अब जरा सुनो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे। यार मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा जानी मेरे पास जो है वो लाहौर से और पंजाब से बहुत सारे वेजिटेबल्स आए और वो वेजिटेबल्स के कंटेनर्स आए मेरे पास, मैं तुम्हें वो बेचना चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ खरीदने या नहीं खरीदने। 15 दिन के बाद आप मुझे फोन कर रहे हो, बोला यार वो कंटेनर भिजवा दे। अबे क्या मैं आपका इंतजार करूंगा? इसका मतलब कि सर वेजिटेबल जो है वो पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो कि जल्दी क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि सर इस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस का टाइम पीरियड कितना था? 1 आधा दिन, हाँ या ना? 24 घंटे, या बहुत हो गया तो कोई 36 घंटे, 38 घंटे, बस। इसके अलावा तो नहीं है ना, क्योंकि फिर आपको खरीद के आपको भी तो बेचना होगा आगे। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि भैया मैं आपको एरोप्लेन बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हैं? आपने बोला बता दूंगा। अब यहां पे बता दूंगा का मतलब है कि सर आपके पास 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो होंगे ना, क्योंकि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है यार, कोई चिंदी चोरी की इन्वेस्टमेंट थोड़ी है।
अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब सर अगर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, गुड्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेरिशेबल गुड्स में हम डील कर रहे हैं तो सर फिर आपके पास रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सर अगर आप फिक्स टर्म एसेट्स के अंदर डील कर रहे हैं तो फिर आपके पास, या बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली चीजों में आप डील कर रहे हैं तो फिर आपके पास रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। लिखना है अपने पास। बात समझेंगे नहीं? देन वी हैव पर्सन टू पर्सन। सर पर्सन टू पर्सन भी मैटर नहीं करता? करता है ना। जैसे घर वाले आपको बोलते हैं देख शबाना के बच्चे को 5.5 साल में कैसा क्वालिफाई करके आ, देख मम्मी पापा को इंग्लैंड घुमा रहा है। अबे आप क्या बोलोगे, मम्मी हर बच्चा शबाना का थोड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ सर अगर कोई बंदा अर्ली क्वालिफाई कर रहा है, कोई 7 साल में कर लेगा, कोई 8 साल में कर लेगा, सर कोई बंदा 20-20, 22-22, 25-25 साल में भी करता है। तो इसका मतलब पर्सन टू पर्सन भी रीजनेबल टाइम पीरियड क्या करता है, वेरी करता है। कुछ लोगों ने पहले से दिमाग बनाया, बोला तेरे भाई को 10 साल में करना है, सुकून से, टेंशन नहीं। इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड उसने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। तो हर बंदे का रीजनेबल टाइम पीरियड क्या करता है, वेरी करता है। आपने एक ऑटो वाला रक्षा ढूंढा, ऑटो वाला रक्षा क्या है, आपने एक ऑटो ढूंढा, ठीक है, और आपने रोका, आपने कहा भैया मुझे यहाँ से सोल्जर बाजार जाना है। उसने आपसे कहा बैठ गए, आप बैठ गए। आपने कहा पैसे, उसने कहा मुनासिब कर लेंगे, आप भी बैठ गए। अब आपके दिमाग के अंदर मुनासिब कितने चल रहे हैं, 200 रुपए, और उसके दिमाग के अंदर चल रहे हैं 800 रुपए। आया ना। इसका मतलब कि सर रीजनेबल क्या करता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होता है। जैसे कुछ आपके दोस्त होते हैं, बस 10 मिनट में पहुंचा, नीचे उतर, आप नीचे उतर के बैठे होते हैं। अब आपको कुछ दोस्तों का पता होता है, बोला यार रीजनेबल टाइम पीरियड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब मेरे लिए 10 मिनट का मतलब 10 मिनट डॉट नीचे, उसके लिए 10 मिनट का मतलब हो सकता है आधा घंटा। इट मींस रीजनेबल टाइम पीरियड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लिख लो अपने पास। हाँ लिख लो, शबाना का बेटा। जब एग्जाम्पल लिख लेंगे ना तो आपको पूरा एक्चुअली क्लास का सिनेरियो याद आ जाएगा, आपको पता लग गया, बोला हाँ यार ये तो हुआ था। फिर आपको सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, जब आप एग्जाम से पहले अपने रजिस्टर्स को घुमाने लगेंगे ना, तो आपको सारी चीजें याद आ रही होंगी। और जब इंशाल्लाह आप एग्जाम में बैठे होंगे तो फिर आपको वो सब कुछ याद आएगा कि यार ये इस तरह की बात तो बताई थी, ये इस तरह का सिनेरियो आ गया, अरे इसका आंसर तो डेफिनेटली है। आपको ये पता लग जाएगा मैंने इतने मार्क्स ग्रैब कर लिए। समरी और आपका रजिस्टर बड़ा मैटर करेगा आपको। गप्पे बास, समझे या नहीं? आसान हो गई बात। अब जरा सुनिएगा सर, क्या मुझे लैप्स ऑफ टाइम पता लगता है? हाँ या ना? एक रेस्टोरेंट है, जी रेस्टोरेंट, ठीक है। जी रेस्टोरेंट ने कहा कि भैया 50% ऑफ। आपने बुलाया, लोगों को लेके चले जाते हैं जी रेस्टोरेंट में। लोग बहुत जिद करते हैं यार कि क्वालिफाई कर लिया है, खिलाता नहीं है, ये नहीं करता। आपने बोला चलो अभी सबको ले जाएंगे, खानदान में जितने भूखे हैं ना सब खाओ आज। हाँ आपने बोला निहारी के अंदर ही डाल दूंगा, जब खा लो निकल आना बाहर। पूरा बोला उसके अंदर हर किसी को डालेंगे, खाओ निकलो भाई। मतलब बोला कंजूस ही नहीं, पैसा बहुत ऐसे खिलाएंगे। बोला यूं खाओ। अच्छा भाई 50% ऑफ चल रहा है। आपने क्या किया, आपने प्लान किया 22 अगस्त को कि यार हम लोग जी रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने। सर आप जी रेस्टोरेंट पे पहुंचे
24 को, 24 अगस्त को जब आप जी रेस्टोरेंट पे पहुंचे शाम को 8 बजे, तो पता ये लगा कि सर ये जो 50% ऑफ वाली जो चीज थी वो खत्म हो गई। अब खत्म कितने बजे हुई? ये आपका रीच टाइम है, कितने बजे आप वहां पे पहुंचे। सर ऑफर खत्म कब हुई? 7 बजे। ये कौन है? अबे क्या सीटियां मार रहा है मेरे को? ये हरकतें क्या कर रहा है यार? अबे मेरे घर वाले नहीं आने देंगे मुझे क्या? बोला बेटा तू सेफ नहीं है। अब यार यहाँ देखो, तो इसका मतलब सर जी रेस्टोरेंट में 22 तारीख को हमने जाने का प्लान किया और हम पहुंचे कब? 24 तारीख को हम लोग पहुंचे 8 बजे। ऑफर कैंसिल कितने बजे हो गई? 7 बजे। सर जब रीजनेबल टाइम पीरियड ना दिया हुआ हो तो क्या कभी भी हम अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हैं? मेरी एक बात आपको याद होनी चाहिए सर, सामने वाले बंदे की एक्सेप्टेंस से पहले हम कभी भी अपनी ऑफर को क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं, चाहे हमने टाइम दिया हो चाहे हमने टाइम ना दिया हो। यस और नो? ये बात समझ आती है? सर हम एक बार हम गए और हमारा नुकसान हो गया, अगली बार हमारी शादी हुई, हमारा वलीमा, लोगों ने बोला वलीमा खिला वलीमा खिला, हमने बोला खिलाते। हम गए फिर से जी रेस्टोरेंट, अब उस वक्त चल रही थी जी रेस्टोरेंट में 80% की सेल। अब हम क्वालिफाई भी कर गए थे, शादी भी हो गई थी, पैसा भी बचाना था, तो हम पहुंचे दिसंबर 8 को, 8 दिसंबर को जी रेस्टोरेंट में। लेकिन इस बार हमने जी रेस्टोरेंट को पहले से बोल दिया 1000 लोग लेके आ रहा हूं, अरेंजमेंट करके रखना। बोला अच्छा, बोला ठीक है। मैंने इनको कॉल किया कितने बजे? शाम को 5 बजे। मैं पहुंचा कब? 8 बजे। और जी रेस्टोरेंट ने ऑफर खत्म कब कर दी? अब मुझे बताएं कि क्या सर ऑफर खत्म हो जाएगी हमारे लिए या नहीं होगी? पहले तो खाली एक तो बताओ, फिर हम दो को भी देखते हैं। मैंने कॉल किया इनको, नहीं सर ऑफर हुआ है ना 80%। वो तो कम्युनिकेट हुई है, वो तो आप समझो, वो तो हमें पता है, ऑफर हमें कम्युनिकेट हो गई है, जब भी तो हम जा रहे हैं। तो सर ये रहेगी ऑफर फिर होगी एक्सेप्टेंस। मैंने रिजर्व करवाई है, मैंने कॉल की है, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं 1000 लोग, अरेंजमेंट करके रखना, 80% डिस्काउंट की वजह से आ रहे हैं, वरना बाकी हुसैनाबाद भरा नहीं पड़ा, वहां नहीं जावे चरगा खाने के लिए, आया नहीं, यहाँ पे क्यों है? तो हम चले गए यहाँ पे। अब जब हम पहुंचे तो भैया मैनेजर बंदा है, हमें क्या बोल रहा है? सर ऑफर तो 7 बजे खत्म हो गई। ओ भैया 7 बजे खत्म तो हो गई, हम भले 8 बजे पहुंचे हैं, लेकिन हमने रिजर्व करवाई भी थी पहले से। अरे बात समझ, इसका मतलब कि सर हमें 80% ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। लिख लो अपने पास, शाबाश। अच्छा वो उसी वक्त बता देते हैं। हाँ, अगर वो बता रहे हैं कि 7 बजे के अंदर आ जाओगे तो वो ऑफर आपके लिए है, अदरवाइज वो ऑफर आपके लिए नहीं है, फिर हमारे लिए नहीं है। हाँ, फिर वो टाइम पीरियड गिवन वाला होता है। अभी तो हम वो वाली बात बता रहे हैं आपको जहां पे टाइम पीरियड नहीं गिवन और एक अंधे चल रहे हैं, अंधा तुक्का चल रहा है। अगर मैं उससे बोलूं कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा लेकिन पहुंचे 8:30 तक, तो फिर वो ये बोल सकता है कि आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा यार बोल रहा है, हमने उसको बोला हम 8 बजे आ जाएंगे और ऑफर कैंसिल भी हो गई 7 बजे, ऑफर भी खत्म हो गई, हमने टाइम भी दिया 8 बजे का और हम 8 बजे पहुंचे भी नहीं। तो अब तो मिस कमिटमेंट हो रहा है ना यार, अब फिर ऑफर खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो अब कि सर मैं तो देख लूंगा, बाद में क्लास है, मैं ये कर लूंगा। ये आपको याद हो जाएंगी चीजें, वरना आपको याद नहीं होगा लॉ, आपको याद करना पड़ेगा उसको। तुमने सीधो पढ़ा हुआ है ना?
जाके वो देखना रिकॉर्डिंग, तुम्हें मजा आएगा। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी। इनकॉर्पोरेशन, कल तो खाली नाम बताया कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, मतलब और भी बताइए चीजें, एक पूरा वो प्लॉट किया है कि कंपनी क्या होती है। पहले ये तो पता लगे कि कंपनी होती क्या है। अब एक चीज साली है ही नहीं तो ये दिखाऊं कैसे तुम्हें कि ये है ही नहीं। अब मार्कर तो है ना, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ ये मार्कर है। अब कंपनी, मैं बोल रहा हूँ कंपनी है लेकिन कंपनी नहीं है। कोई बंदा मुझे बोला जे डॉट कहाँ है, अब जे डॉट खुद कुछ भी नहीं है लेकिन एक पर्सन तो है, मतलब फिजिकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन एक पर्सन तो है। सर कंपनी लॉ में वो डेज वगैरह याद करना और पेनल्टी और फिर वो कंपनी के स्टेटस बदल देता है ना, पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड, दिमाग घूम जाता है वहां पे। वो थोड़ा सा इशू है, लेकिन उसके अलावा तो आप ये समझो ना, टैक्स में भी तो आप यही सब करते हो भाई। टैक्स भी आपने पेपर निकाला है तो वैसे ही निकाला है ना, टैक्स के पेपर में भी है इतना नहीं है कंपनी लॉ में तो। यार एक्चुअली आपको देखो ना, तैयार किस चीज के लिए कर रहा है। क्या आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे होगी, आपको लॉयर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपको कोई भी काम है, आपको लॉ की टर्म्स नहीं समझ आ रही, आपको लॉयर के पीछे नहीं भागना। आपको ये पता है कि सारे आंसर, सारी चीजें आपको पता होती हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ लोग सीए करने के बाद या तो वो अपना बिजनेस करते हैं या किसी कंपनी के अंदर जाते हैं। सर अगर वो अपना बिजनेस करते हैं, उनको कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, उनको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, तो वो कंपनी बनेगी कैसे? अब आप वकील के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन जब आपको पता होगा तो आप वकील को बताएंगे कि देखो मुझे ये पता है, बस मेरे पास स्टैम्प, मेरे पास चीज़ है, ये सब नहीं है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ आपकी हेल्प लेनी पड़ सकती है, वो भी जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम प्रोसीजर्स पता होते हैं, चीजें आपको पता होती हैं, आपको अलग से कुछ पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अब मतलब आपको पता है मैक्सिमम चीजें, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इस टाइम में तो बच्चे इस चीज से भी इशू कर रहे थे कि इस पेपर में इतनी मछलियों के एग्जाम क्यों होता है, अल्लाह मछली, ये मछली, वो मछली, ऐसे ऐसे नाम से सवाल। यार तो किससे लोगों को, इससे भी मसला सर, मैंने नाम करके तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम्हें क्यों मसला, मतलब लोगों को, अच्छा आपने ना, पता है मैं आपको एक इशू बताऊं, हम में ना पॉजिटिविटी देखने वाली अदा खत्म हो गई, हम में पॉजिटिविटी देखने वाली आदत ही खत्म हो गई। हम हर किसी को जजमेंटल निगाह से देखते हैं, और जब से ये मैं आप देखें, ये इस टीचिंग फील्ड में भी बहुत ज्यादा हो गया। लोग यार डेमो क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब आप जजमेंटल वाली निगाह लेके बैठे हुए हैं। लोग बहुत सारे वो जजमेंटल वाली निगाह लेके बैठे होते हैं, तो आपको ये लगता है यार, अब वो आपकी ना इनहेरेंट कहीं ना कहीं नेचर में आ गया हर चीज को जज करना। हर किसी को आप देखते हैं जज करते हैं, किसी को कपड़ों से जज कर लेंगे, किसी को आप उसके जूतों से जज कर लेंगे, किसी को आप उसके चेहरे से जज कर लेंगे। बोले तो खुश नहीं है, तो तेरे को कैसे पता लगा तू ज्योतिषी है? इसका मतलब हम जज करते हैं हर किसी को। हमें ये जजमेंट वाली ना अदा खत्म करनी पड़ेगी। हमें हर किसी के अंदर से पॉजिटिविटी दिख जानी चाहिए, नेगेटिविटी आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। पता है नेगेटिविटी निकालना ज्यादा मुश्किल है, पॉजिटिविटी बिल्कुल सामने होती है, नेगेटिविटी आप निकालते हो एक्सट्रैक्ट करके। इतना दिमाग इस पे क्यों लगाना यार? अब एग्जामिनर के ऊपर निकाल लें वही नेगेटिविटी, बोला पल्ला वल्ले नाम क्यों रख रहा है? अबे भाई उसकी मर्जी यार, वो कोई भी नाम रखे। तो आप ये सोचे ना, मतलब कितना वो आपको मजाहिया करने के लिए, थोड़ा सा आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कि तुम्हारे फैमिलियर वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं। अच्छी बात है यार, लिस्टेड की टेस्टिंग कर ली सर, एग्जामिनर किसी भी कंपनी की ज्यादा टेस्टिंग कर सकता है, कुछ भी करे। प्रॉब्लम है कि अनलिस्टेड की उतना पूछा हमसे, लिस्टेड की इसमें नहीं होनी चाहिए यार लोगों को। हाँ मतलब सीए बहुत सिंपल है। वैसे मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि इसमें पेपर्स निकल जाते हैं अगर आपने तरीके से डायरेक्शन के साथ से पढ़ लिया ना, आपका पेपर निकल जाएगा। और यही काम मैं आपको लॉ के अंदर भी कहता हूं कि अगर आपने तरीके से डायरेक्शन के साथ जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने वो ऐसे कर ली हैं चीजें, आपका इंशाल्लाह पेपर निकला पाओगा, सुकून से निकल जाएगा पेपर। आपको मैं मजे की बात बताऊं, हमारी क्लास में जितने लोग
जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जितने लोग रेगुलर क्लासेस कंडक्ट जब से मैं कर रहा हूं और वो रेगुलर आ रहे हैं, तो मुझे ये बात पता है उनका पेपर रुका ही नहीं है, उनमें से किसी का भी नहीं रुका। शायद कोई इक्का दुक्का ऐसा हो जो वहां पे 3 घंटे के अंदर घूम गया हो, झूम गया हो, कंफ्यूज हो गया हो, वॉमिटिंग्स हो गई हो, नींद आ रही हो, नींद ना हुई हो, सर एंजाइटी हो रही हो, सर्दी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, ये कुछ है। इसके अलावा जो रेगुलर क्लास में आया है, जिसने कुछ असाइनमेंट्स किए प्रॉपर, उनका पेपर नहीं रुका। तो ये मैं आपको सिर्फ अपनी क्लास के लिए नहीं बता रहा, तमाम क्लासेस के लिए बता रहा हूं। आपकी जिंदगी बड़ी रिलैक्स होगी फिर। थोड़ी सी तो मेहनत करनी यार, 3, 4, 5 साल और क्या, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दुनिया करती है, आप भी कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा तुम कभी बैंक में जाओ, कभी बड़ी ऑफिस में जाओ, तो तुम्हें ना 2 किस्म के लोग मिलेंगे, दोनों 36-38 साल के। एक बाहर गार्ड की नौकरी कर रहा है, एक अंदर रीजनल मैनेजर टाइप का बैठा हुआ है। दोनों की एज सेम है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक 12 घंटे के लिए आता है, एक 6-7 घंटों के लिए आता है। एक जब आता है उससे पहले सब खामोश, चीजें अलाइन हो जाती हैं, उसके पास पानी, चाय, बिस्किट्स, कॉफी, चीजें, सब ऑफिस एक एक करके आते रहते हैं, अपनी अपनी बात उसको बताएंगे। और कुछ वो जो बाहर जो बंदा जो बैठा हुआ है, उसको बेचारे को कोई पानी का भी नहीं पूछता पूरे 12 घंटे में। वो धूप में छतरी ऊपर लगी हुई बैठा हुआ होता है। अब आप सोचें कि यार दोनों सेम एज के, दोनों के बीच में मसला क्या है। आप सारी चीजों को छोड़ दें, दोनों से उनकी जवानी के बारे में पूछें। बोले मुझे अपनी 20 साल से लेकर, जो तुम्हारी 20 साल की एज से लेकर तुमने जो 28 साल तक जो कुछ किया ना, उसके बारे में कुछ कहानियां सुनाओ। बल्कि मैं कहता हूं 18 साल की एज से 10 साल की उसे कहानी सुन लें। जो गार्ड वाला बंदा होगा वो आपको बताएगा तेरा भाई बड़ा ऐश करता था, यहाँ घूमने जाता था, कड़ली जाता था, लोगों को छेड़ता था, यूं करता था, मुंह करता था, पूरी पूरी रात होटल पे गुजारते थे, आज वो सारे दोस्त यहाँ वहां हो गए, कोई क्या हो गया है। तो और जो दूसरा बंदा होगा उससे भी आप पूछें, वो आपको बताएगा हमने अपनी रातें कैसे काली की हैं, हमने अजाब की अपनी जिंदगी उन 10 सालों में। लोग पिकनिक पे जाते थे, फैमिली पिकनिक्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो एक के 10 साल और दूसरे के 10 साल आपको बता देगा कि अगले 50 साल इसके कैसे होंगे और अगले 50 साल इसके कैसे होंगे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपके अगले फिर 50 साल सिर्फ आपके नहीं, इवन आपकी नस्लों के भी बदल सकते हैं। You have to decide. Be independent, be positive. बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है भाई, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है यार, आप वरना अपनी लाइन से हट जाएंगे, हट चुके हैं। प्लीज़ मेक श्योर करें हटिएगा नहीं। जब मैं जिम जा रहा था ना, तो हालांकि नहीं जा रहा, तो मैं जब जा रहा था तो उस वक्त मतलब अजीब सी हालत हो जाती थी ना, मतलब ये वो एक्सरसाइज कर रहे, भाग रहे कुत्तों की तरह, यूं टकरे मार रहे हैं दीवार में। तो मैं बंदे को बोला, मैंने कहा बुझ हो गई मेरी, बस सो गया। मैंने बोला बस मैं उठूंगा ही नहीं, मेरे को करनी ही नहीं एक्सरसाइज। इतनी हालत खराब हो जाती थी। तो मेरे साथ मेरे कजिन था या पता नहीं कोई दोस्त था, उसने मुझसे कहा कि जब करना ही नहीं था तो शुरू क्या सोच के किया था। तो जो भी शख्स आपको ये बोले ना यार मैं क्विट कर रहा हूं, तो आप उससे पूछिएगा कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिसको सोच के तूने शुरू किया था।
उस मोटिवेशन को फिर से सोच। तो मैं अगर मुझे कभी जिम जाना होता है तो मैं कोई स्मार्ट सी किसी की तस्वीर निकालता हूँ कि ऐसा बनने का था, अब ये मेरी मोटिवेशन थी, ये सोचा था, अब उससे पहले तू छोड़ना नहीं, लेकिन हर बार छोड़ना पड़ता है यार। ठीक है, तो भाई प्लीज मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्वालिफाई करने वाले हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के शुक्र अदा करना नहीं भूलिएगा, आपको सारी नेमतें सब मिलेगा जिंदगी में इंशाल्लाह भाई। अल्लाह हाफिज।